गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक पढ़ रहे हैं। ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक युक्तियाँ, उसी का एक पार्ट है ये। तो शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक क्या हुआ? एक्चुअली क्या है कि अर्धचालक वो पदार्थ हैं जिनकी चालकता सुचालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है। ठीक है। और जो अर्धचालक हैं, तो कोई भी अर्धचालक, जैसे अर्धचालक के एग्जाम्पल क्या थे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये बताए थे मैंने। तो जो अर्धचालक जब अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, प्राकृतिक अवस्था में, शुद्ध अवस्था में होता है, तो उस समय उसको कहते हैं शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक। यानी ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि न मिलाई गई है, वो कहलाएगा शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके जैसे हम दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक ये 14 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षाओं में किस प्रकार से होगा? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 4। ठीक है। सिलिकॉन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार से होगा उसके परमाणु की कक्षाओं में। ठीक है। और ऐसे जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक है 32। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 32 परमाणु क्रमांक है तो 32 प्रोटॉन होंगे, परमाणु में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 18 2 20 और 8 28। अब बचे 4। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये आ गया कि जो ये अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक, इनके परमाणुओं की अंतिम कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब इसको ये देखिए, इसमें जैसे अगर मानो मैं जर्मेनियम की बात करूं, तो जर्मेनियम का जो परमाणु होगा ये, या सिलिकॉन का परमाणु, ये भी क्या होगा? उदासीन होगा। परमाणु उदासीन होता है। तो उसमें क्या होगा? जैसे नाभिक होगा, नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 32 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन भी होंगे इसमें। ठीक है। न्यूट्रॉन भी होंगे कुछ। और कितनी कक्षाएं होंगी इसमें? 1 2 3 4। 1 2 3 4। मैं पूरी कक्षा नहीं बना रहा हूं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में ऐसे 8 होंगे, 1 2 3 ऐसे करके, तीसरी में 18, चौथी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 1 2 3 4। ठीक है। हमारे यहां पर इंपॉर्टेंट सबसे बाहर की कक्षा है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इन 4 इलेक्ट्रॉनों को अलग दिखाएं, तो ये बाकी बचा हुआ जो भाग होगा उस पे कौन सा आवेश आएगा? अगर हम 4 इलेक्ट्रॉनों को अलग दिखा दें, 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा? 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश होगा। तो बाकी बचा हुआ जो भाग है, ये वाला, ये वाला भाग, इसमें कितना आवेश आ जाएगा? जब किसी परमाणु से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो बचे हुए भाग पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आता है। जब ऋणावेश निकलेगा किसी तत्व से, तो उस पे बचे हुए भाग पे कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। और जब धनावेश निकलेगा तो क्या आएगा? ऋणावेश। ठीक है। तो जब किसी तत्व से ऋणावेश निकलता है तो बचे हुए भाग पे धनावेश आता है। या जब किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन देने पे उसमें क्या होगा? ऋणावेश आएगा। ऐसे यहां पर हो रहा है। ये मैंने चारों इलेक्ट्रॉन अलग दिखा दिए। मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन अलग से आ गए, तो इन पे 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश आ गया। तो बाकी बचा हुआ जो भाग होगा इसमें क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आ जाएगा इसमें। हम इस पूरे को ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखिए चित्र क्या है। इसमें क्या है? यहां पर जर्मेनियम के परमाणु ले रखे हमने। तो ये जैसे ये एक परमाणु का ये वाला भाग क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है ये वाला। ठीक है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन ही है। देखिए यहां देखिए, जैसे जर्मेनियम का एक परमाणु ये वाला है, इसका ये अंदर वाले भाग पे 4 धनावेश है। तो इसके अंतिम 4 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? 1 2 3 4। ठीक हो गया। ऐसे ही ये वाला परमाणु है जर्मेनियम का, इसके इस वाले भाग पे 4 धनावेश आया। तो 4 धनावेश मतलब ये वाला भाग है ये। और इसके अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1 2 3 4। यानी ये पूरा मिलके एक जर्मेनियम का परमाणु बना।
ये पूरा मिलके एक जर्मेनियम का परमाणु। ठीक हो गया ना? ऐसा मैं सोचते हैं नाभिक है, ये नाभिक और अंदर की कक्षाओं को मिलाकर, नाभिक और अंदर की जो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं उनको मिलाकर बना हुआ भाग है। इस भाग पे 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश होगा। ठीक हो गया? अब क्यों बनाया हमने ऐसा? हम यहां पर ये दिखा रहे हैं कि जो शुद्ध जर्मेनियम परमाणु होता है उसमें उसका जो क्रिस्टल होता है जर्मेनियम का क्रिस्टल, तो जर्मेनियम के क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? उसमें क्या होता है, परमाणुओं में जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन किसी अन्य निकट के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनाते हैं उसको यहां पर दिखाया गया। ठीक है? तो ये होता क्या है, एक्चुअल में जो जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है उसमें जो परमाणु होते हैं जर्मेनियम के, वो जर्मेनियम के जैसे परमाणु है तो ये अपने निकट के 4 परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना लेगा। और जो परमाणु बनाएगा सहसंयोजक बंध, ये वहां पर ये वहां पर क्या होगा, जो 4 परमाणु किनारे के आगे और ये आगे सेंटर का परमाणु, ये चतुष्फलकीय संरचना बन जाती है। जैसे ये वाला परमाणु ये आ गया, 4 कोनों पे ये यहाँ पे 4 अन्य परमाणु आ गए, तो ये प्रत्येक के साथ क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बना देगा। ठीक है? इस प्रकार से तो यहां पर ये दिखाया गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जर्मेनियम का एक परमाणु जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये निकट के अन्य 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है। इसके लिए क्या करता है, जर्मेनियम का परमाणु के अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन ये निकट के 4 अन्य परमाणु से एक इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं, एकल सहसंयोजक बंध बनाते हैं। एकल सहसंयोजक बंध, तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना रहा है, दिखा रखा है। इसका ये इलेक्ट्रॉन और इस वाले परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन, ये भी आपस में सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। ऐसे ये भी इसका सहसंयोजक बंध बना रहा है, ऐसे ये भी इसके साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है। अब ये इस वाले का ये क्या करेगा, इसने एक सहसंयोजक बंध इससे बना लिया, ऐसे ये इस वाले परमाणु के साथ भी क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा। इधर छोड़ रखा है मैंने, छोड़ रखा मतलब ये क्रम जारी आगे, यहां भी अन्य परमाणु होंगे। तो इस प्रकार से जर्मेनियम या सिलिकॉन में अंतिम कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकट के अन्य परमाणुओं के अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और इस तरह से जर्मेनियम के परमाणु एक दूसरे के साथ एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसमें दिखाया गया। अब यहां पर क्या होता है, जो ये शुद्ध जर्मेनियम के परमाणु एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, इनमें कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन गति के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी यहां पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो तब होता जब ये इलेक्ट्रॉन कोई गति के लिए फ्री होता। यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ चुका है। ठीक है? और मुक्त इलेक्ट्रॉन कब होगा, ये कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त तब होगा जब सहसंयोजक बंध तोड़ा जाएगा। ठीक है? तो सहसंयोजक बंध को अगर माना मैं जर्मेनियम का एग्जाम्पल दूं, तो जर्मेनियम में किसी सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए। जब इतनी ऊर्जा जर्मेनियम के किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस सहसंयोजक बंध को, जैसे माना ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इतनी ऊर्जा दे देगी कहीं से, तो ये इसको तोड़ के इस सहसंयोजक बंध से बाहर आ जाएगा, तब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि तब ये गति के लिए फ्री है। पर होता क्या है कि सामान्य अवस्था में इतनी एनर्जी नहीं मिलती है। या ये सोचिए कि अगर तापमान 0 केल्विन है, परम शून्य ताप, ये कौन सा ताप है, परम शून्य ताप पर इन इलेक्ट्रॉनों के पास, जर्मेनियम या सिलिकॉन के इन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि सहसंयोजक बंध को तोड़ पाए, अतः गति के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहता। इस कारण से यहां पर किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा, तो अगर आप यहां पर बाहर से वैद्युत क्षेत्र लगाओगे, वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र लगाओगे का मतलब क्या है, जैसे माना मैंने कोई धनावेशित प्लेट यहां रख दी, ये वाली, और यहां रख दी ऋणावेशित प्लेट। कल्पना कीजिए ऐसी, ऐसा कर दिया हमने, ये धनावेशित प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट है। ठीक है? ये धनावेश है और ऋणावेश है, तो इनके बीच प्रत्येक आवेश का अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहां पर धन और ऋणावेश है,
तो इन धन और ऋण आवेशों से मिलकर जो निकाय बनेगा उसका भी अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो ये धन और ऋण के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होगी? याद रखिए, धन और ऋण आवेशों से मिलकर जो निकाय बनता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन से ऋण की ओर। इसीलिए मैंने तीर का चिन्ह ऐसा दिखा रखा है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण प्लेट की ओर। तो अगर यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो उससे क्या होगा? ये धनावेशित प्लेट, यहां जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, जो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से बाहर आ जाएगा, ये वो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गति करेगा? धनावेशित प्लेट की ओर गति करेगा। इसका अर्थ है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो धनावेशित प्लेट की ओर आएगा तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। पर फिलहाल यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है क्योंकि तापमान परम शून्यता, तो परम शून्यता पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता शुद्ध जर्मेनियम में या शुद्ध सिलिकॉन में अर्थात अर्धचालक में। इसीलिए अर्धचालक परम शून्यता पर एक पूर्ण कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अब धीरे धीरे तापमान बढ़ाने पे, जब सामान्यता पे रूम टेम्परेचर पे इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जब तापमान बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तब ये क्या करते हैं? अधिक गतिज ऊर्जा से या कंपन गतिज ऊर्जा से ये क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। इनकी ऊष्मीय ऊर्जा या कंपन ऊर्जा ये बढ़ जाती है, तो हम उसको कहेंगे ऊष्मीय विक्षोभ के कारण। तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होता है? तापमान बढ़ने पे ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कोई एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं सब इलेक्ट्रॉन, कोई एक आध इलेक्ट्रॉन, अब उसका भी एक सिस्टम है क्या? 10⁹ परमाणु में से अगर 10⁹ परमाणु जर्मेनियम के हैं, इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त होता है। इतने अधिक जर्मेनियम के परमाणुओं में से या इतने अधिक सहसंयोजक बंधों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मुक्त होगा। ठीक है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो नगण्य है वो भी, फिर भी जब एक आध कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तापमान बढ़ने पे, तब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे माना ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, ये यहां आ गया, इसने सहसंयोजक बंध तोड़ दिया, ये यहां के बाहर। जब ये बाहर आ गया तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश की एक धनावेशित रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक धनावेशित क्षेत्र छूट जाएगा। इस धनावेशित क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो वहां अंदर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कोटर। इसे हम क्या कहते हैं? कोटर। तो कोटर पे धनावेश होता है और इस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन, कोई एक आध इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और तब ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तब ये क्या कहलाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और तब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस अर्धचालक की सीमा के अंदर कहीं भी गति के लिए स्वतंत्र रहता है, पर धारा तब भी नहीं रहती है, वो अनियमित गति करता रहता है तब। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, ये इस अर्धचालक की सीमा के अंदर लगातार रैंडमली मोशन करता है, अनियमित गति करता है। धारा का प्रवाह तब भी नहीं होता। अनियमित गति मतलब कभी इस दिशा में जाएगा, कभी इस दिशा में, कभी दिशा में, किसी एक निश्चित दिशा में नहीं आता। ठीक है, अब धारा कब प्रवाहित होगी? इस इलेक्ट्रॉन के कारण। अब इस अर्धचालक के बाहर अगर हम क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तो जब कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जैसे कर दिया, ये धन और ऋण प्लेट लगा दी, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो है धनावेशित, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। अब ये एक निश्चित दिशा में गतिमान हो गया। ठीक है, भले ही अभी भी रैंडमली मोशन अभी भी करता है, पर साथ साथ ये क्या करता है? इस धनावेशित प्लेट की ओर भी आकर्षित हो जाता है। तो इससे क्या होता है? जो परिणामी गति होती है वो धनावेशित प्लेट की ओर होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होता है। इस कारण, क्योंकि अब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है, अब यहाँ धारा प्रवाहित होती है। अब धारा प्रवाहित किस दिशा में होती है भाई? धारा प्रवाहित होती है हमेशा
ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है उसकी विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन इस समय वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो यहाँ पर जो धारा बहेगी उसकी गति के कारण वो बहेगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर धारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होती है। एक चीज और है यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध को तोड़ के बाहर निकल गया तो यहाँ पर कोटर उत्पन्न हो गया, होल। ठीक है, ये क्या है? होल। तो ये होल भी क्या होता है? ये किसकी ओर शिफ्ट होगा? ये होल क्या करता है? किसी निकट के सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जब तापमान बढ़ता है ना तो ये सहसंयोजक बंध जो है इनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर, ये लगातार क्या करते हैं? गति करते रहते हैं तापमान बढ़ने पे। तो ऐसा होता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जब गति करते हुए इस होल के निकट आता है तो ये होल जो है उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे शिफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएगा। देखिए कैसे, माना ये सहसंयोजक बंध गति कर रहा था, गति के दौरान इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे इसके, क्योंकि तापमान बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये गति करता हुआ अगर इसके निकट आ गया तो ये होल इसको अपनी ओर आकर्षित कर देगा, क्योंकि होल पे धनावेश, इस इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां पर का, ये यहां आ जाएगा और यहां पर क्या छूट जाएगा? अब यहां पर धनावेशित क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि होल यहां शिफ्ट हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन होल की जगह पे आ गया, क्योंकि धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, विपरीत आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो यहाँ का ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन था वो किसकी ओर आकर्षित हो गया? धनावेशित कोटर की ओर। और तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो रिक्ति वाला क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ये क्या कहलाएगा? कोटर। अब कोटर यहां शिफ्ट हो गया, तो कोटर भी लगातार क्या होते रहते हैं? शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, ये अपने स्थान पे किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं और स्वयं उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन द्वारा छोड़ी गई रिक्ति में उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कोटर भी क्या रहते हैं? गतिमान रहते हैं। बल्कि क्योंकि कोटर शिफ्ट होता है, कोटर गतिमान नहीं होता, शिफ्ट होता है, विस्थापित होता है। गतिमान तो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये कोटर किसकी ओर? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान होगा या इसकी दिशा में गतिमान होगा? बोलिए। कोटर पे धनावेश, तो ये ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होगा ना, तो यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होगा। तो कोटर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होता है और कोटर पे धनावेश, तो जो धनावेश की गति की दिशा होती है वही धारा की दिशा होती है। ठीक है, ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में धारा बहती है, या ये कह दो धनावेश की गति की दिशा में धारा बहती है। तो जिस दिशा में होल जाएगा उसी दिशा में धारा भी जाएगी, क्योंकि होल भी क्या है? आवेशित पार्ट है। ठीक है, तो ये होल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है या इसकी दिशा में विस्थापित हो रहा है, इसके कारण भी यहाँ एक धारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बहती है। तो अब आप यहां पर समझ गए कि अर्धचालकों में जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो यहाँ जो धारा बहती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अर्धचालकों में धारा प्रवाह किनके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म के कारण। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे उतने ही क्या होंगे? कोटर भी उत्पन्न होंगे, दोनों समान मात्रा में होंगे। ठीक है, परंतु जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां उत्पन्न हुए इनकी संख्या बहुत कम रहती है। 10⁹ जर्मेनियम परमाणु में कोई एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है तापमान बढ़ने पे। अतः इस कारण से बहुत कम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर धारा बहुत कम उत्पन्न होती है। इसीलिए शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक का तकनीकी के क्षेत्र में ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे प्राप्त धारा बहुत कम होती है। अब यहां से इसके बाद हम दूसरे प्रकार के अर्धचालक पढ़ेंगे, ये बाह्य अर्धचालक, जिनमें की कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। तो अशुद्धि मिलाने पे यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब हो गया।